मेरा नाम अंजुम खान है अभी, और बिफोर मैरिज मैं अंजू शर्मा थी। एक आदिवासी समुदाय की लड़की है। ये तो बता दें कि इंटरकास्ट की है लेकिन शर्मा है ऐसे कह के, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कतें आई थोड़ा सी। ज़्यादातर शादियाँ राजपूत और पंडित जो है सवर्ण में ही इंटरकास्ट मैरिजेस हुई थी। दलित और उच्च वर्ग में, सवर्ण वर्ग में शादियाँ कुछ कम हुई हैं, लेकिन हमसे पहले कुछ शादियाँ हो चुकी हैं इस तरह की। उनके लिए ज़रूरी है कि वो इंटरकास्ट मैरिज करें, मतलब उन्हें शादी अपनी मर्जी से की है। ये समाज में एक किस्म की मची हलचल की एक तस्वीर है, जहां एक तरफ दो धर्मों, जातियों, समुदायों व भाषा संस्कृति के लड़के लड़कियां जीवन साथी बनने का फैसला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सम्मान के नाम पर कई तरह की पाबंदियां लगाकर और सख्ती दिखाकर उन्हें जीवन साथी चुनने के फैसले लेने से रोकने की कोशिशें दिखती हैं। ये लड़का लड़की हैं, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पंचायत किसी भी प्रकार का उनको मानने नहीं देगी और किसी भी कीमत पर उन दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर इस संघर्ष की हकीकत क्या है? क्या किसी सम्मान के लिए ये विरोध है? क्या ये इतिहास की प्रेम कहानियों के तेजी के साथ दोहराव की घटनाएं हैं? जरूरत है इस हलचल को ऐतिहासिक संदर्भों में समझने की। अल-बिरूनी भारत की 1000 साल पहले की सामाजिक स्थितियों के बारे में यूं बताते हैं। तब ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 और शूद्र 1 पत्नी रख सकता था, लेकिन एक शर्त थी, किसी व्यक्ति को अपने से ऊंची जाति की महिला से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। अल-बिरूनी 1000 साल पहले जातियों के बीच शादियों के सख्त नियमों की जो चर्चा करते हैं, उसकी आधुनिक शोधों ने भी पुष्टि की है। प्रतिलोमिक और अनुलोमिक शादियां जो थीं, अनुलोमिक शादियां तो फिर भी मानी जाती थी कि अच्छा मर्द है वो अगर नीची जाति से संबंध रखे तो माफ़ भी किया जा सकता है, पर जो ऊंची सवर्ण लड़की है अगर दलित लड़के के साथ शादी करती है तो सबसे ज़्यादा विरोध होता है कि उसको प्रतिलोमिक शादी कहा जाता है। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर के वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि 4000 वर्ष पहले भारतीय समाज में लोगों के बीच शादियों के जरिए एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का सिलसिला चला, लेकिन आज से 1900 वर्ष पहले वो रुक गया, क्योंकि घुलने मिलने की प्रक्रिया में कई तरह के समूह और समुदाय उभरे और उनमें समूह और समुदाय के बाहर शादियों पर सख्ती कर दी गई। कास्ट बेस्ड पेट्रियार्की की वजह से वो सिस्टम, आज का जो सिस्टम है जिसके कुछ जातियों के हाथ में साधन है और कुछ जातियों के वंचित हैं उस साधनों से, वो सिस्टम आगे के लिए बनता चला जाता है, क्योंकि आपकी शादियां जो हैं वो पूरी तरह से बांधी जाती हैं अपने ही जाति के अंदर। जीवन साथी के चुनने का अधिकार केवल भावना से जुड़ा मसला नहीं है, बल्कि इस आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बीच की एक ऐसी गतिविधि है जो कि जाति धर्म के ढांचे के भी केंद्र में रही है। जैसे 4000 साल पहले एक हलचल हुई थी, उसी तरह आधुनिक समय में लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आने के साधन और रफ्तार बढ़ने के अनुपात में ही लड़के लड़कियों के बीच कई तरह की सामाजिक पाबंदियों से बाहर निकलने के अवसर बढ़ते चले गए। जहां आधुनिक तकनीक और विचार जिस रफ्तार में पहुंचे, वहां पाबंदियों की दीवारें टूटी, अपने बीच बराबरी का एहसास हुआ और खुद अपने जीवन साथी के बारे में भी फैसले लेने लगे। शहरों में ये हुआ है कि मुलाकात संभव होती है, बातचीत संभव होती है, मित्रता विकसित होने का मौका मिलता है और उस स्तर पर वो फैसला ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। दिक्कत ये है कि अभी भी उनको काफ़ी चुनौती का फेस करना पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार हर 10वीं शादी जाति से बाहर की जा रही है। 100 में 2 जोड़े 2 धर्मों के एक साथ रहने की मिसाल पेश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर हजारों वर्षों के टूटते ढांचे का असर लोगों की सोच समझ पर पड़ा है और ऐसी घटनाओं को लेकर लोगों की अलग अलग राय बनी है। हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं आज की डेट में। हमारी राय यह है कि बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होना चाहिए और बच्चों का भविष्य उज्जवल जब होगा जब वो अपने फैसले खुद करेंगे।
उनको अपने ऊपर विश्वास होगा और उनका समर्थन हम देंगे। हम ना कि उन बच्चों की जिम्मेदारियों से बच के भागें, जैसे कि ज़बरदस्ती हमने शादी कर दी जी कि हम तो यहीं करेंगे। बच्चे जो पढ़ लिख के जो आज इतने आगे पहुंच रहे हैं, वो इसीलिए पहुंच रहे हैं कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर हम उनका समर्थन ना करेंगे तो बच्चे हमारे जैसे रह जाएंगे, जैसे हमें वैसे वो भी रह जाएंगे। बहुत कर रहे हैं, अच्छा नहीं है करना। ये दूसरे धर्म में शादी करना अच्छी बात थोड़ी है। क्यों? ये गलत है ना। आजकल बच्चों की सोसाइटी ऐसी है, वो फलानी जात है, वो फलानी जात है। बच्चों के लिए प्रेम में कोई जाति नहीं होती। मैं तो यही चाहूँगा, प्रेम में कोई जाति नहीं है। ये तो बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं। बुरा है वो, गलत है ना। वो गलत, दूसरे धर्म में करना गलत है। परंपरा से लोग ये दूसरे धर्म में करना गलत है। ये एक बेटी को लिखे गए पत्र में एक विचार इस तरह सामने आता है। निरुपमा, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि वयस्क लोग अपनी मर्जी से विवाह के बंधन में बंध सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान को बने महज 60 साल हुए हैं। इसके विपरीत हमारा धर्म सनातन कितना पुराना है, कोई बता नहीं सकता है। अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के वर के साथ ब्याही नहीं जा सकती है। इसका प्रभाव हमेशा अनिष्टकर होता है। थोड़ी देर तक तो यह सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में समाज परिवार के ताने जब सुनने पड़ते हैं तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तुम्हारा पिता। ऐसा लगता है कि यह समाज को बनाने और पुराने समाज को बनाए रखने के एक नए वैचारिक संघर्ष का दौर है। विरोध करने वाले इज्जत, सम्मान और फैसले लेने वाले प्रेम कहकर इस संघर्ष को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस सम्मान और प्रेम के बीच कई और बुनियादी सवाल मौजूद दिखते हैं। प्रेम विवाह जो मतलब जिसको मैं कभी कभी कहती हूँ सेल्फ अरेंज्ड मैरिज रादर देन प्रेम विवाह, क्योंकि प्रेम है या नहीं है, कितने दिन तक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, बट इट इज़ डिसीजन टेकन बाय द कपल टू गेट टुगेदर एंड उस शादी में वो अपने मान्यता से जाते हैं। सर्टनली इट इज़ बेस्ड ऑन सम फीलिंग, मतलब कोई उसमें इमोशन है। साथ साथ हमको ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ अभी जॉइंट फैमिली भी पूरी तरह से कायम है, वो टूटा नहीं है। और जो परिवार है, परिवार का ढांचा अभी पेट्रियार्कल पैट्रिलिनियन फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एक टाइम के बाद, पर उसमें है कि स्टेटस मैटर करता है। जो मैंने देखा है वो है कि जिन लोगों के साथ हुआ है वो लोग अच्छे से पोजीशंस में थे, तो इसलिए मे भी शायद मुझे ये लगता है कि क्योंकि वो लोग अच्छे पोजीशंस में थे इसलिए अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, और ये इतना नॉर्मल नहीं होता अगर वो लोग अच्छे पोजीशन में नहीं होते। मेरे घर वालों का रिएक्शन तो था कि ऐसा नहीं हो सकता। बेशक चाहे मैं हूँ दलित उससे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उनका भी अपना जो एक वो रहता है, अपना भी जो मतलब एक समाज की इज्जत और जो स्वाभिमान, या कहेंगे कि वे कैसे हमारी बेटी कर सकती है, किसी दूसरे समाज में शादी कैसे कर सकती है। समय के साथ समझदारी का परिचय देते हुए कई परिवार अपने लड़के लड़कियों के फैसलों को उत्सव में बदल देते हैं, तो दूसरी तरफ घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जहां होती है बेइंतहा पीड़ा। 15-year-old boy traveled to reach his sister. हरियाणा के जींद में झूठी सांड की खातिर. Two lovers aged 20 were murdered. Honor killings that have been taking place at an alarming Another young couple murdered allegedly in the name of family honor. और फैसले के विरोध में एक पूरा ढांचा खड़ा दिखाई देने लगता है। गांव के इलाकों में जहां लड़कियों की पढ़ाई लिखाई रोकने के फरमान, मोबाइल फोन पर पाबंदी, कम उम्र में शादी कर देने के फैसलों पर जोर दिया जाने लगता है, वहीं शहरों में पार्कों तक में मिलने जुलने पर रोक लगाने की कोशिशें होती हैं। बीच में बंद कर दिया था अधिकारियों ने इस वजह से कि असामाजिक तत्व ज़्यादा आने लगे थे। असामाजिक तत्व कैसे मतलब? जैसे कपल्स। तो फिर जो है पब्लिक ने ऑब्जेक्शन उठा कि भाई इसको खोलना है, तो हमने खोल दिया सवेरे 5 बजे से शाम के 8 बजे तक। तो किसके ऑब्जेक्शन से पार्क बंद किया गया था? ये जो है हाई अथॉरिटीज़ की मीटिंग हुई थी और एरिया में MLA भी थे उसमें और सीनियर सिटीजन भी थे, रेजिडेंस वाले थे सभी।
उन सब की सहमति से ये डिस्कस हो गया जब हुआ था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं समाज में मतलब लड़कियों की यौनिकता पर को काबू में रखना चाहिए। ये जो पूरी धारणा समाज में व्याप्त है और जो सरकारों के विभिन्न पब्लिक ऑफिशियल्स में भी दिखती है, किसी न किसी रूप से उसका प्रतिबिंब नहीं मुझे दिखता है। चाहे ऑपरेशन मजनू हो या बाकी ऑपरेशन मजनू नाम से न भी चलाया जाए, लेकिन जैसे पिछले साल आगरा से खबर आई थी कि वो पुलिस इंस्पेक्टर थी, महिला जाती थी और जो पार्क में बैठे रहते थे उनको पकड़ती थी, उठक बैठक कराती थी, जो भी कराती थी, उनके पेरेंट्स को बुलाती थी। तो इलाहाबाद से लेकर के आगरा या दिल्ली में भी अगर आप इस मानसिकता को देख सकते हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी समाज के नैतिक पहरेदार का काम करते हैं। समाज के रूढ़ विचारों की तरह संविधान के तहत स्थापित संस्थाओं के लोगों के रवैये से लड़के लड़कियों के संकट और गहरे होते जाते हैं। प्रशासन का रवैया भी, थाने का रवैया भी यही होता है कि माँ बाप जो कह रहे हैं वही ठीक है और उनका बस चले तो संभव नहीं है शादी करना। मेरी साइड से वो सारा कुछ तय हो गया था मेरे परिवार की तरफ से मेरे लिए। तो मैंने कहा अब हमें कुछ जल्दी में ही करना होगा। तो जल्दी में करने के लिए अब प्रशासन के पास में गए, क्योंकि रजिस्टर्ड मैरिज तो वहीं हो सकती है। तो रजिस्टर्ड मैरिज के लिए जब गए तो वहाँ पे बहुत सारी अड़चनें वहाँ पे थी, क्योंकि प्रशासन में जहाँ भी हम लोग जाते थे अधिकांश वो कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है, तो वो चाहते थे कि किसी तरीके से शादी ना हो। वो बहुत सारे कमियां निकाली जाती थी कागज़ों में, और कि आप मतलब सैकड़ों उनके पास में बहाने थे वो टालने के, या कभी कभी वो हमारे पेरेंट्स ही बनने की कोशिश करते थे। अकेले अगर कोई जोड़ा चला गया थाने से मदद मिल लेने, तो वहाँ का रवैया तो ठीक नहीं होता है जब तक उनको ये पता ना हो कि एक सपोर्ट ग्रुप है इनके साथ, या ये लोग असर्ट कर सकते हैं कि भाई हम बालिग हैं, हम करना चाहते हैं, हम कानून जानते हैं, तब तक वो सुनते नहीं हैं। वो उनका बस चले तो वो सौंप दे उन परिवारों को कि ले जाइए। बहुत समझाते थे, देखो तुम्हारी तो बहुत अच्छी जगह शादी कर सकते हैं, तो तुम क्यों इनके चक्कर में पड़ रहे हो यहाँ पर, और अपने भाई बहन को देखो, उनके बारे में कुछ सोचो। तुम्हें पता नहीं है मुसलमानों में क्या होता है, वो तुम्हें तरह तरह से टॉर्चर करेंगे कि ये खाओ, ये करो, वो करो। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और सब जो हम ड्रॉ करते हैं अपने क्या कहते हैं, अपनी करतूतें आप उस तरह से कर रहे हो जिससे कि आपको लगता है कि हम समाज के साथ की धारा के साथ जा रहे हैं। ये नहीं कोई सोचता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, हमारे संवैधानिक राइट्स क्या हैं, और उस संविधान के तहत एक्चुअली देयर इज़ अ कंप्लीट फ्रीडम फॉर पीपल टू डिसाइड टू डू व्हाट दे वांट टू डू। सो हमारा जो बिगेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन वो ये है कि हमारा परिवार और हमारी संस्कृति एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। जैसे ही अलग रहना शुरू किए थे, तो जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे एक बार बबीता के पिताजी वहाँ थाने में गए। थाने में SHO के साथ में उन्होंने कुछ बातचीत की, और पता चला था हमें बाद में कि उन्होंने वहाँ पे 10,000 रुपये भी दिए थे कि जी इसको लड़के को पकड़ के आप बंद कर दो, और मेरी लड़की इनके साथ में रह रही है, लड़की को मुझे साथ में लेके जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से उसी समाज का हिस्सा है और उसी समाज को वो उभारना भी चाहता है, एक्चुअली उसी समाज को वो कायम रखना चाहता है। इसी फैक्ट फाइंडिंग में एक बार हम एक पुलिस थाने में गए थे, जहाँ DSP साहब जो थे बहुत समझदार, उन्होंने कहा हमने पॉलिटिकल साइंस में MA किया है, हमने ह्यूमन राइट्स का भी कोर्स किया है। तो जाट अफसर थे और उन्होंने मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग उनके साथ हमारा बातचीत चला। फिर उसमें लास्ट में उन्होंने कहा कि मैंने अपनी लड़की को पूरी तरह से छूट दे रखी है, वो किसी से भी शादी कर सकती है, लेकिन वो जाट होना चाहिए। मैंने उसको पूरी आज़ादी दे रखी है। नाउ दिस इज़ हिज अंडरस्टैंडिंग कि हमने पूरी आज़ादी दी है, छूट दी है, पर अपने चुन सकती है, लेकिन जाटों के अंदर। तो इस तरह के पुलिस अफसर होंगे और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, तो फिर उनका जो सहानुभूति है वो तो उन्हीं लोगों के साथ है जो अपनी बेटियों को मार देते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी सपोर्ट नहीं है। एक ढांचे की तरह संघर्ष हर स्तर पर दिखता है। अखबार या वेबसाइट में एक तरफ
जातियों धर्मों के भीतर वर वधू की तलाश के बढ़ते कारोबार के रूप में यह दिखता है, तो दूसरी तरफ लड़के लड़कियों के भागने की सूचनाएं बताती हैं कि चौतरफा विरोधों के बावजूद वे अपने फैसलों को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खबरों से लगता है कि देश की युवा पीढ़ी का एक हिस्सा महज अपने जीवन साथी के फैसलों को अंजाम देने के लिए इधर उधर जहां तहां भागता फिर रहा है। किसी भी और विकसित समाज में कम से कम ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। आधुनिकता का मतलब है कि व्यक्ति की आज़ादी, आधुनिकता का जो उद्घोष हुआ था, आत्म प्रश्नयता, रीजन की बात, तर्क बुद्धि की बात की गई थी। तो एक तो मुझे सही मायने में आधुनिक होने का एक चैलेंज लगता है, और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा डॉक्टर अंबेडकर के उस कथन पर, संविधान देश को समर्पित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर का जो व्याख्यान था वो महत्वपूर्ण व्याख्यान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक व्यक्ति का एक मत होगा, एक वोट होगा, लेकिन जहाँ तक सामाजिक जनतंत्र की बात है, एक व्यक्ति के एक मूल्य की बात है, इसके लिए एक वास्तविक सामाजिक जनतंत्र कायम करने के लिए हमें बहुत वक्त लगेगा। संविधान और समाज में नियमों की तरह चली आ रही कुछ समझ के बीच सीधा टकराव दिखता है। युवा जाति और धर्म को नए अर्थ देते दिख रहे हैं। हो सकता है हम दोनों तो ना भी शादी करते, हम एक्सेप्ट कर लें एक दूसरे को, लेकिन फिर सोसाइटी में ये दिखाने के लिए कि हम लोगों ने शादी कर लिया, एक्सेप्टेंस हो उसका, तो कोई एक ऐसा कोई भी तरीके जिससे जल्दी शादी हो सके, तो हम सभी तरीके में गए। हम कोर्ट में गए कि कोर्ट से कर लें, हम गुरुद्वारे में गए, गुरुद्वारे से जल्दी हो जाए, हम हिंदू रीति से गए कि भाई हिंदू रीति में जल्दी से हो जाए, हम बौद्ध रीति में गए कि बौद्ध रीति से कुछ, मतलब सभी उसमें गए। कोई हम कहीं भी अड़ने के मामले में नहीं थे। तो सब जगह प्रॉब्लम थी कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन बौद्ध रीति में ऐसा कुछ नहीं था, वो सिंपल शादी थी। विरोध पहले समाज के कुछ हिस्से में देखे जाते थे, अब वे एक राजनीतिक सामाजिक ढांचे की शक्ल अख्तियार करते नजर आते हैं। जवाहरलाल नेहरू अपने वांग्मय में उत्तर प्रदेश में 1921 में दो धर्मों के लड़के लड़कियों के विरोध की चर्चा करते हैं, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संसद में महाराष्ट्र में दलित सवर्ण जाति के लड़के लड़कियों के शादी के फैसले के तीखे विरोध की चर्चा करते हैं। विरोध के राजनीतिक सामाजिक ढांचे को हर स्तर पर महसूस किया जाता है। दरअसल हमारे संविधान के डेमोक्रेटिक आइडियल्स तो बहुत ही उत्तम हैं, लेकिन सिर्फ काफ़ी नहीं, बाकी दूसरे समूह और पार्टियां भी इससे इतर जाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं और समाज में अव्यवस्था फैला रही हैं। 1991 में मेहराना में ऐसे जोड़े को सरेआम पेड़ से लटकाकर मारने की एक घटना का विस्तार इस रूप में हुआ कि विभिन्न हिस्सों में ऐसी हत्याओं से टेलीविजन, रेडियो, अखबार भरे मिलने लगे। न्यायालय से लेकर गांव तक यह सुना जाने लगा कि सिनेमा टेलीविजन के कार्यक्रमों के असर से बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक ढांचे के असर को लेकर विचारों की जड़ता अब भी बनी हुई है। The crime is committed with the sacred conviction and approval of the conscience, because the creatures of social dogmatism, having virulent caste bias, pronounce the judgment, and most of the cases it is capital punishment. The penalty has to be imposed because purity of the caste has to be maintained and a social aberration has to be stopped. खाप इस तरह के विचारों का प्रतीक है। खाप पंचायत किसी एक इलाके विशेष में भले ही मौजूद हो, लेकिन खाप की मानसिकता विभिन्न जातियों, धर्मों और इलाके के लोगों के भीतर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। ये संवैधानिक संस्थाओं के जिम्मेदार लोगों में भी दिखाई देती है। संसद के एक जवाब के अनुसार सम्मान के लिए हत्याओं के अलग से आंकड़े नहीं हैं, लेकिन
उपलब्ध आंकड़े तेजी से की जा रही हत्याओं और आत्महत्याओं के गवाह हैं। तो थोड़ा मैसेज ये भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोग, या तो रिश्ता ख़त्म करके या मार करके मैसेज ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आगे कोई हिम्मत ना करे ऐसा। अगले जो नौजवान हैं देख लो उनका क्या हश्र हुआ, तो तुम ऐसी हिम्मत ना करना, ये भी मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि रिश्ता ख़त्म करना भी एक तरह से प्रताड़ित करना है। इस तरह की हलचल में राजनीतिक सामाजिक अंतर्विरोधों को इस रूप में भी देखा जाता है कि संसद में ऑनर किलिंग का विरोध कभी दिख भी जाता है, लेकिन समाज में ऐसी घटनाएं रुके इसकी ठोस पहल नहीं दिखती है। विषय के जानकार जाति व धर्म के नाम पर लड़के लड़कियों के फैसलों के विरोध के पीछे एक अलग ही नजरिया देखते हैं। जाहिर सी बात है कि उनका रवैया बहुत ही नकारात्मक होगा, वो नाराज़ होंगे। और आमतौर पर सारे परिवारों में ये जितना होती है कि अगर कोई बेटी या बेटा उनकी मर्ज़ी से बाहर जाकर विवाह करता है तो उन्हें इसे स्वीकार करने में काफ़ी दिक्कत होती है। विरोध का एक सैद्धांतिक पक्ष दिखता है, तो दूसरी तरफ उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक में व्यवहारिक स्तर पर अपनी मर्जी से शादी करने के फैसलों के विरोध के अलग अलग आयाम दिखते हैं। निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के प्रेमी जोड़ों की अर्थ से जुड़ी अपनी अलग परेशानियां होती हैं। ये दबाव इस कमज़ोर वर्ग के से आने वाली लड़कियां ज़्यादा फेस करती हैं उस मामले में, क्योंकि न तो आय का स्रोत ठीक से है, न परिवार का सपोर्ट ठीक से है, और उसके बाद जब मुसीबत आती है ऐसा तो फिर उसको फेस करना पड़ता है उनको। तो इस अर्थ में हम दो बातें कर रहे हैं कि एक हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है, दूसरी तरफ हमें लगता है कि थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है इस मसले पर, ताकि भविष्य की ज़िंदगी भी अपनी शर्तों पर जिया जा सके। इन लड़के लड़कियों की जिंदगी में झांक कर देखें तो लगता है कि उनके खिलाफ किस हद तक सामाजिक और पारिवारिक निर्ममता बरती जाती है। पल पल उनके सामने हर तरह की मुसीबतें रहती हैं, हर तरह से उनके नाजुक भावों को कुचला जाता है। अपना इंसान अगर कोई दुख देता है तभी तकलीफ होती है, दूसरा तो दुख दे या ना दे उसका तो कोई मतलब होता ही नहीं। अपने घर से ही दुख लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी थोड़ा सा मैं सपोर्ट चाहता था, वो सपोर्ट नहीं मिला। आपके दोनों घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, हमें सपोर्ट दोनों ही घर वालों ने नहीं करना, वाहिद के नाम में। जब हम लोगों ने रहना शुरू किया था तो शायद जो कपड़े पहने हुए थे हम वही कपड़े थे हमारे पास, खाली कमरे में बस जाके और बैठ गए थे। अभी छुट्टियां पड़ जाती है तो सारे हमारे ऊपर नीचे जो भी हैंगे रिलेटिव सब चले आते हैं, तो बच्चे हमें बोलते हैं मम्मी हम क्यों नहीं आते अपनी नानी के यहाँ पर, हमें भी नानी के यहाँ पर, हमें मामा के यहाँ पर जाना चाहिए। पर इसका तो कोई जवाब ही नहीं। फिर इनको बताते नहीं वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग हमें बुलाते नहीं हैं। तो समाज में वही दिखाते हैं कि हमारा उससे रिश्ता ख़त्म हो गया। अगर वो फ़ोन पे बात भी करेंगे तो नाते रिश्तेदारों को नहीं बताएंगे कि हमारा उससे आना जाना है, ऐसा वो फैमिली से हटा ही देते हैं ऐसा, क्योंकि ये मैसेज ना जाए कि मतलब वो घर से भाग के अपने मर्ज़ी से शादी की और फिर भी उससे आना जाना है, तो ये मैसेज रिश्तेदारी में ना जाए, तो इसलिए करते भी हैं अगर तो छुप के करते हैं कि ऐसा बबीता को यहाँ की कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, ताऊ गुजरे तो वो आई थी, चाचा गुजरे फिर वो आई थी, फिर हमारी नाक कटी। अब वो तो एक दिन तो सबको जाना है, मम्मी पापा का भी नंबर आएगा, तो वो उसमें है कि कभी मम्मी पापा का ऐसा नंबर आया तो इसको पता ना चल पाए। 2 दिन बाद पता चल रहा है, जब मतलब वो अर्थी रहेगी नहीं बगल सामने तो वो आएगी क्या, तो 2 दिन बाद पता चल रहा है तो वो तो ठीक है, रोज हो के चुप हो जाए, लेकिन उस टाइम पता ना चल पाए। तो वो लोग अभी से उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुखद ये था कि मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, 4 साल हो जाएंगे उनको। मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके बताया था कि तुम्हारे घर के आगे भीड़ लगी है, तो मैं एक्सेप्ट कर रही थी कि शायद मेरे घर से किसी का फ़ोन आएगा, और वो चीज़ मैं आज भी मिस करती हूँ। परिवार, माँ का घर जो है वो क्या मायने रखता है, तो
उसको उससे निकल कर के आना बहुत मुश्किल हो जाता है, विच इज़ वाई इमोशनल ब्लैकमेल ही चलता है हमारे यहाँ। मतलब परिवार ज़बरदस्त इमोशनल ब्लैकमेल करता है यंगर लोगों का कि तुम इसके बिना हमारे मतलब इस ढांचे से कहाँ जाओगे तुम। और जहाँ वायलेंस भी नहीं है, पहले तो उनका पीछा किया जाता है, उनको ढूंढा जाता है, फिर उनको मारा जाता है। पर अगर वो ना भी हो तो आप उसको अपने इमोशनल स्ट्रक्चर से बाहर करना अपने आप में एक तरह का डेथ पेनल्टी है उनके लिए, उनके दिमाग में, कि आपने आपका सारा जो इमोशनल बेसिस है घर का और आपकी अपनी असलियत का, उसको आपने एक तरह से निकाल करके फेंक दिया। नई पीढ़ी की सोच बदल रही है और ये उनके ताकत के इरादे की पहचान है। बच्चों ने अपनी शादी में मुझे हमेशा बुलाया, टीचर्स ने हमेशा कई बार नहीं बुलाया, जबकि बच्चों ने बुलाया। तो बच्चों के लिए कुछ ऐसा रहा भी नहीं। इंटरकास्ट मैरिज किया तो कई बच्चे जो हैं वो आए भी कि सर ऐसे शादी है, आप हेल्प करेंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। हाँ हाँ करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, अगर आप ठीक हैं आप फैमिली के साथ भी एक बार मिल लीजिए, उन्हें भी बता दीजिए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देखेंगे, बात कर लेंगे हम घर पर। छोटी सी संख्या में ही सही, आसपास ऐसे कुछ संगठन, संस्थाएं और लोग हैं जो अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और लड़के लड़कियों की न केवल मदद करते हैं बल्कि आपस में समझदारी बढ़े इसे लेकर भी हर स्तर पर सक्रिय रहते हैं। तो इस स्थिति में हमें लगता है कि थोड़ी और तैयारी की आवश्यकता है। और तैयारी ये कि बराबरी का संबंध कैसे डेवलप हो। अगर बराबरी का संबंध विकसित होगा तो उसमें लड़की भी कॉन्फिडेंट बनेगी, वो भी समस्याओं को हल करना सीखेगी और सिर्फ उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो उस लायक बनी नहीं होती है, वो भी उस मानसिकता में नहीं आई होती है कि हमें भी बराबर से रिश्ते निभाने हैं और बराबरी से आय करने, इनकम करने हैं हमें, उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा और छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने लिए जीवन साथी चुनने वाले लगातार समझदार होते जाने का संदेश कुछ इस तरह दे रहे हैं। इससे पहले कि एक बाप अखबारों में इश्तिहार दे, गलत चाल चलन के आरोप में बेटे को खुद से अलग करे, उन्हीं अखबारों के लिए एक बेटे का इश्तिहार। मैं अपने पिता के जातिवादी, रूढ़िवादी, दहेज लोभी, प्रेम विरोधी प्रवृत्ति के कारण उनकी सारी चल अचल संपत्ति से खुद को अलग करता हूं। खुद को उनके उन सारे सपनों से जो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरी शादी के लिए बुने थे। अलग करता हूं खुद को उनसे, इसलिए नहीं कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता, इसलिए कि मैं उनसे प्रेम करता हूं, इसलिए कि मैं उन्हें अपराधी बनते नहीं देखना चाहता।